सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, ये कक्षा 11वीं का पाठ 2 इसका दूसरा भाग है। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या है। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पर हम किंग्सले डेविस के एक स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ साधारण रूप में उन समूहों से लगाया जाता है जो कि सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न स्थितियों को धारण किए हुए हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं जिसमें कई स्तर होते हैं। सामान्य रूप में इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। स्तरीकरण काफ़ी पुरानी अवधारणा है। ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान समय में उभर करके आई है। ये जब से समाज का निर्माण हुआ है तब से ये विद्यमान है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे कि आयु के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर। स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है। जो विभिन्नताओं का जो स्वरूप है वो मुख्य रूप से स्तरीकरण के कारण ही समाज में पाया जाता है। अगला बिंदु है हमारा सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के एक मुख्य आधार क्या है। तो इसको हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशल कल्चरल बेसिस, जिसमें हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, व्यवसाय के आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, संपत्ति के आधार पर और राजनीतिक शक्ति के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है हमारा स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार को हम बेसिक समझ सकते हैं बायोलॉजिकल बेसिस पर, जैसे कि वो आयु के आधार पर स्तरीकरण हो सकता है, लिंग के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है, प्रजाति यानी कि रेस के आधार पर होता है और बौद्धिक एवं शारीरिक कुशलता के आधार पर होता है। तीसरा बिंदु इसमें आता है हमारा टालकट पॉर्सन्स के अनुसार स्तरीकरण। उन्होंने इसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। पहला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, लोग अपने अपनी विभिन्नताओं के कारण भी, अपने अपनी विशेषताओं के कारण भी स्तरीकरण बना लेते हैं। नातेदारी समूह की सदस्यता के आधार पर, सत्ता यानी कि पावर के आधार पर, शक्ति अपनी शक्ति के आधार पर, किसमें कितनी शक्ति है, किसी समुदाय में, किसी समूह में जिसमें ज़्यादा शक्ति होती है वो अपने आप को ऊंचा स्थान दे देता है, उसके आधार पर। अर्जित उपलब्धियां, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी उपलब्धियों को प्राप्त करता है उसके आधार पर भी स्तरीकरण हो सकता है। इसका वर्तमान में हमारे उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत उच्च स्तर पर जाकर के स्थापित किया है। तो ये उनकी अपनी अर्जित उपलब्धियां मानी जाएंगी। द्रव्यजात का यहाँ पे तात्पर्य है कि जिसके पास संसाधनों की मात्रा अधिक होती है तो वह व्यक्ति भी समूह में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। चौथा बिंदु है इसके अंदर, कार्ल मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण का मुख्य आधार आर्थिक है। कार्ल मार्क्स ने जिस आधार पर समाज के स्तरीकरण को डिफाइन किया है तो उसका जो मुख्य आधार था वो आर्थिक आधार है, यानी कि किसके पास कितनी संपन्नता है, समृद्धता है, उसके आधार पर कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया है। अगला बिंदु इसमें आता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम देखते हैं इसको मुख्यतः 4 भागों में। पहला है हमारा दास प्रथा, जिसको स्लेवरी कहा जाता है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। किस तरीके से, एक इसमें स्वामी होता है यानी कि मास्टर, एक स्वतंत्र व्यक्ति फ्रीमैन और एक दास यानी कि स्लेव। 3 आधार पर यह स्ट्रैटिफिकेशन होता है। संपदाएं यानी कि एस्टेट्स, ये यूरोप के अलग अलग देशों में मध्यकालीन समय पर देखी गई हैं, जिसको कि 4 भागों में बांटा गया था। एक है आपका राजा या कुलीन वर्ग, दूसरा योद्धाओं का वर्ग, तीसरा पुरोहितों यानी कि पादरियों का वर्ग और चौथा था सामान्य लोग, सामान्य जन। तो इसके आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। जाति यानी कि कास्ट, इसको भी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी जातियों में भी अनेकों उपजातियां विद्यमान है। अंतिम इसमें हमारा जो आता है वो आता है सामाजिक वर्ग। इसको 4 स्तरों पर बांटा गया है, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग और एक कृषक वर्ग। इन चारों में दास प्रथा जो स्लेवरी है उसको सबसे निकृष्ट प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण माना गया है, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा वायलेशन देखा गया था। इसके बाद में हमारा आता है जाति और वर्ग में अंतर। जाति एक जन्म आधारित सिस्टम है, वर्ग जो है वो एक सामाजिक परिस्थिति पर आधारित सिस्टम है। जाति एक बंद निकाय है, यानी कि उससे कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है जनरली। वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है जिसको कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर चूज कर सकता है। तीसरा बिंदु आता है इसमें, जाति में विवाह, खानपान इत्यादि के नियम होते हैं और वर्ग में ये नियम नहीं होते हैं, वर्गों में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अगला बिंदु है जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है।
जबकि वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है, यानी कि ये बदलता रहता है। यह प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है जाति व्यवस्था, जबकि वर्ग जो है वो प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में सहायक हम मान सकते हैं। अगला बिंदु हमारा आता है इसमें जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान। पुराने समय पे खान पान संबंधी प्रतिबंध थे, वर्तमान समय में उनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है। दूसरा, व्यावसायिक प्रतिबंधों में लचीलापन। पहले समय पे जो जिस व्यवसाय से जुड़ा होता था, जिस जाति का व्यक्ति, वो उसी से जुड़ा रहता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अगला बिंदु है हमारा अंतर जातीय विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन। आज हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि अंतर जातीय विवाह भी काफ़ी मात्रा में शहरी क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। प्राचीन रूढ़िवादी जाति व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए हैं और आर्थिक रूप से समृद्धता के कारण सामाजिक समानता में भी वृद्धि हुई है। तो अगला हमारा विषय है सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त उसका स्थान या पद होता है। राल्फ लिंटन ने इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा है अर्जित परिस्थिति। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, प्रदत्त मतलब जो हमको जन्म से ही स्वतः मिल जाती है, उसको बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति। यह परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के स्वतः ही मिल जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित हैं जाति, नातेदारी, जन्म, लिंग भेद तथा आयु भेद। यानी कि हमारा जो रिलेटिव स्टेटस होता है, जैसे कि हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के दादा हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, ये सारे जो रिश्ते नाते होते हैं सभी हमको प्रदत्त होते हैं, यानी कि स्वतः ही मिलते हैं। दूसरा हमारा आता है अर्जित परिस्थिति, यानी कि जिन पदों को या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करता है, अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, परिश्रम से प्राप्त करता है, वह अर्जित परिस्थिति कहलाती है। अर्जित परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित हैं, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना, प्रशिक्षण, धन दौलत, व्यवसाय तथा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि परिस्थिति और प्रतिष्ठा, ये परिस्थिति लिखा है, इसको परिस्थिति समझेंगे। परिस्थिति और प्रतिष्ठा, इन दोनों में भी संबंध होता है। जैसे प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकारी से जुड़े मूल्य ही प्रतिष्ठा कहलाते हैं। हमारे घरों के अंदर दादाजी की जो प्रतिष्ठा होती है वो सबसे उच्च मानी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी प्रस्तुति को ऊंचा या नीचा स्थान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जो अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति में भी इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं और प्रदत्त परिस्थिति में भी देखी जा सकती हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं पर ही समाप्त होता है। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।